तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र वाले स्टूडेंट के लिए महासंग्राम होने वाली है। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की परीक्षा है, उनको कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये आप सभी के लिए एक महासंग्राम रिवीजन वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर मैंने तैयार किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है प्रूफ के तौर पे, देखिए कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन कॉमन है, कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी आने की संभावना है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा इस वीडियो को फास्ट करेंगे क्योंकि समय की शॉर्टेज है, इसलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हुए हम आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बहुत सारे उद्देश्य हैं प्राथमिक शिक्षा के, जिसमें से कुछ विशेष हैं। पहला, शिक्षा के मूल आधारों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना। शिक्षा के मूल आधारों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा है कि बालक की भौतिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करके उसके व्यक्तित्व का विकास करना, ये भी प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अगला जो उद्देश्य ये है कि बालक में देश प्रेम, अपने रीति रिवाज और संस्कृति के प्रति प्रेम भाव तथा उसमें नागरिक गुण उत्पन्न करना, जिससे वह देश प्रेमी तथा कर्तव्य निष्ठ नागरिक बन सके। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया। अगला उद्देश्य है कि बालक में अंतर्राष्ट्रीयता भाव तथा भाईचारे का भाव विकास करना, श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना, बालकों को वास्तविक क्रियाओं और अनुभव की जानकारी कराकर भावी जीवन के लिए तैयार करना। मतलब कि ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो एक इंसान के अंदर या फिर एक बच्चे के अंदर शुरुआती दौर पे जब वो बच्चा प्राइमरी यानी कि प्राइमरी स्कूल जाता है, यानी कि बच्चा जब आप लोग देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसका एडमिशन कर लिया जाता है। ठीक है, और प्राइवेट में तो आप जानते हैं कि तीसरे चौथे क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षा का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वहाँ से जो उसको जानकारी मिलती है, ठीक है, वो होती है प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को अधिक से अधिक उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को समझ सके और बच्चे को बचपन से ही एक अच्छे से कैसे बात करनी है, किसी के सामने कैसे रहना है। ठीक है, और साथ साथ में जो बताया जा रहा है उसको वो तक कहाँ तक समझ रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जो कि रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अभिकरण से क्या मतलब है, शिक्षा के अभिकरण से क्या आशय, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, शिक्षा एक सप्रयोजन एवं सचेतन प्रक्रिया है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी दशा में शिक्षा एक साध्य है जिसकी प्राप्ति का माध्यम साधन या अभिकरण कहलाता है। इस प्रकार अभिकरण व सहायक यंत्र है जिससे शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। ध्यान सुनेंगे, अभिकरण व सहायक यानी मदद करने वाला यंत्र है जिससे शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में अभिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कारक एवं युक्ति है और परिभाषिक रूप से कहा जा सकता है कि साधन व शक्ति या वस्तु है जो कार्य की पूर्ति के लिए कारण या माध्यम होता है और अपनी शक्ति को प्रभावपूर्ण एवं सक्रिय रूप से काम में लाता है ताकि साध्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति सरलता हो जाए। यानी कि कोई भी अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका लक्ष्य है, तो इससे क्या होता है, आपका लक्ष्य जो है सरल हो जाता है। ठीक है, मेन इसका मतलब आप इसी तरह लिख देंगे, शिक्षा की अभिकरण में लिख देंगे अभिकरण। शिक्षा का अभिकरण एक ऐसा सहायक यंत्र है जिससे शिक्षा के उद्देश्य का प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे मेन हेडिंग में। बस उसके आगे आप जैसे भी बना के लिखना चाहें लिख सकते, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जर्मन के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने ब्लैंकनबर्ग नाम के गांव में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी।
इन विद्यालयों में कम से कम 4 वर्ष के बच्चे को प्रवेश दिया जाता था, यानी कि 4 वर्ष के जो भी बच्चे हो गए हैं उससे ऊपर के उनको दिया जाता था। 20वीं सदी के आरंभ में इटली की डॉक्टर मेरिया मंटेसरी ने मंटेसरी स्कूल की शुरुआत की, जिसमें 2 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विभिन्न उपकरणों की सहायता से खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आप देखते नहीं कि ये बहुत सारे अलग अलग जगहों पर मंटेसरी स्कूल हैं, तो मंटेसरी स्कूल में जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को वहाँ पर शिक्षा दी जाती है या फिर उन्हीं का एडमिशन होता है, और उनको जो है वो खेल खेल के माध्यम से, नहीं खेल खेल के कैसे पढ़ाई की जाती है उस माध्यम से मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत देश में सन 1939 से 40 में डॉक्टर मंटेसरी का आगमन हुआ तथा उस समय की ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में परिचय। पहले तो आप वही पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने विलेंकनबर्ग नामक के गांव में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की और इस विद्यालय में कम से कम 4 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ा के इसी तरह धीरे धीरे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला इसी में क्वेश्चन कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके बारे में जान लीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक ऊपर आपने देखा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य जानिए। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि बालक में अच्छी व स्वस्थ आदतों का विकास और व्यक्तित्व अनुकूलन के लिए बुनियादी योग्यता पर पैदा करना, जैसे कि वस्त्र कैसे पहनना, कपड़ा कैसे पहनना, नहाना कैसा, धोना कैसा है, धोना कैसे, शौच कैसे करना, सफाई का ध्यान कैसे रखना, ज्ञान कैसे अर्जित करना और देना है, इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य हो गया। दूसरा है कि वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों और शिष्टाचार को विकसित करना, बालक को अपनी अनुभूतियों और संवेगों को अभिव्यक्त करने, समझने, स्वीकार करने हेतु मार्गदर्शन देकर संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना। यानी कि अगर वो कच्चा है तो उसको ऐसे माध्यम से, कच्चा का मतलब ये जब पेड़ में कोई भी फल लगता है तो पहले कच्चा ही रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो पकता है। तो इसी तरह जब तक शिक्षा उसको नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक वो कच्चा है। जब शिक्षा उसको अच्छे से मिलने लगेगी ना तो वो धीरे धीरे पकने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार समझ लीजिए। उसके बाद इसी में अगला जो उद्देश्य ये है कि सौंदर्य बोध को प्रोत्साहित करता है, यानी सुंदरता जो है बोध को प्रोत्साहित करना होता है। वातावरण से संबंधित बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करना और उस संसार को जिसमें वह रहता है समझने में सहायता करना तथा नवीन रुचियों उत्पन्न करना, अच्छे अच्छे इंटरेस्ट, नई नई चीज़ें को सीखना, जानना। ठीक है, ये सब। तो इस तरह आप लिखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। मैं आपसे निवेदन करूंगा जिस भी प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे कम से कम 3 से 4 बार प्रश्न के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके नस में भर जाएगा। एक ही बार पढ़ने से, फिर एक ही बार समझने से, 2 बार पढ़ने समझने से आपके दिमाग में हो सकता ना बसे या फिर आपके दिमाग आपको समझ भी ना आए। क्योंकि एक ही 2 बार पढ़ने से अगर हर कोई एग्ज़ाम में टॉप कर जाता, ठीक है, तो आजकल हर स्टूडेंट टॉप करते, 90-90, 100% नंबर लाते और अच्छे अच्छे अधिकारी होते, IAS होते, PCS होते। भाई एक ही बार से पढ़ना तो हम एक बुक को एक दिन में पढ़ डालेंगे, दूसरी बुक को दूसरे दिन पढ़ डालेंगे, एक ही बार में हो गया। तो मेन ज़रूरी पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार, वो आपको योग्य बनाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप सभी। प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। ठीक है, तो मानव संसाधन में भी के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। तो उत्तर लिखेंगे मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादक, उपभोक्ता तथा संरक्षक तीनों है। मानव के उपयोग के चलते ही प्राकृतिक वस्तु संसाधन बनती है। मानव संसाधन में गुणात्मक परिवर्तन करती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह परिवार, समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण रोल यानी कि भूमिका अदा कर सके। शिक्षा मानव को अध्यापक, अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, कुशल प्रशासक एवं सक्षम नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण करके राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान सरकारें शिक्षा के द्वारा जनतंत्रीय सुधार का प्रयत्न कर रही हैं। मतलब कि शिक्षा जो है वो मानव को टीचर बनाता है, अध्यापक बनाता है, टीचर अध्यापक, ठीक है, वकील बनाता है, इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप इनमें दिए गए कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इनमें से कोई भी आप इंसान बन ही नहीं सकते। अगर बन नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप अपने देश के निर्माण में, अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी अधिकारी बनते हैं या फिर कोई भी अच्छी पोस्ट पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो योगदान है वो राष्ट्र के लिए ही होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप राष्ट्र को अपने
एजुकेशन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, या फिर अपने एजुकेशन के माध्यम से देश का हौसला बढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई, इस देश में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा टैलेंट है और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही देश का नाम रोशन होगा। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। अगला है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित 5 मानवाधिकार के बारे में बताइए। तो ये पढ़ लीजिएगा, 5 मानवाधिकार आप लोगों के समझ प्रस्तुत हैं, ठीक है। और ये हमेशा तो नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, फिलहाल पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि औपचारिक शिक्षा औपचारिकताओं से पूर्ण होती है, इसे पूर्व नियोजित यानी कि प्री प्लान्ड शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा में शिक्षा के सभी अंग प्रत्यंग पहले से ही निर्धारित होते हैं। पढ़ाने वाला शिक्षक, पढ़ने वाला शिक्षार्थी, पाठ्य विषय, पाठ्यक्रम, पढ़ने का स्थान, विद्यालय, पढ़ने का समय, सारिणी चक्र, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। इसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि यह वह रूढ़ है जो क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से दी जाती है। यह विद्यालय अध्ययन के साथ साथ चलती है और इसी के साथ समाप्त होती है। तो औपचारिक शिक्षा का सिंपल से मतलब है कि भाई 8वीं क्लास, 5वीं क्लास, 7वीं, ये पहले से ही निर्धारित है कि कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3, ये पहले से आधारित है। तो ये हो गई औपचारिक शिक्षा। अब क्लास 1 में क्या सिलेबस है, क्लास 2 में क्या सिलेबस है, ये पहले से निर्धारित है। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर कभी मान लीजिए कि एग्जाम्पल ग्रुप में 2005 में 2005 में क्लास 1 का जो भी सब्जेक्ट, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका सिलेबस तो वही रहेगा। और आपने मान लीजिए एडमिशन 2010 में लिया, तब भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, क्लास जो होती है वो पहले से ही डिसाइड होती है कि हाँ ये क्लास है, 1 है, 2 है, 3 है। सब्जेक्ट पहले से ही डिसाइड होते हैं, सिलेबस पहले से ही डिसाइड होता है, पढ़ाएगा कौन पहले से डिसाइड होता है। हाँ भाई, शिक्षक ही तो पढ़ाएगा। कहाँ पर होगा पढ़ाई, विद्यालय में होगी। तो ये सब चीज़ें कौन से दिन, मतलब कि कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये भी पहले डिसाइड होता है, ठीक है। इस तरह समय चार्ट, जिसको आप लोग टाइम टेबल बोलते हैं, तो इसको कहा जाएगा औपचारिक शिक्षा। तो इसी प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन है कि नौपचारिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में भी बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नौपचारिक शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की स्थिति है। ध्यान से सुनेंगे, नौपचारिक जो शिक्षा होती है ये औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की स्थित होती है। दूसरे शब्दों में यह औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। पारिभाषिक रूप में नौपचारिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से जो हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान पर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपों से मनुष्य की कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने की तैयारी कराती है। नौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी को जो सिखाना चाहे, जब सिखाना चाहे और जहाँ सिखाना चाहे के प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है। वह लचीली शिक्षा है। इसका पाठ्यक्रम विद्यार्थी के इन्वायरमेंट, परिवेश से संबंधित होता है, ठीक है। उसका जो वातावरण है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन यहीं पर है कि शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक संसाधनों का उल्लेख कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर से जान लेते हैं। पहले तो शिक्षा के सर्वाधिक, ठीक है, शिक्षा के सार्वधिक या औपचारिक या नियमित साधन उसे कहते हैं जो कुछ निश्चित समय के अनुसार क्रियाशील होते हैं और उनका अपना आयोजन होता है। ऐसे साधन सामाजिक प्रक्रिया का एक अनिश्चित, निर्दिष्ट एवं निश्चित निर्देशन करना अपना लक्ष्य रखते हैं। उदाहरण के लिए व्यायामशाला, पुस्तकालय, विद्यालय, चर्च आदि जो हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत या फिर औपचारिक साधन है। उसके बाद शिक्षा के अनौपचारिक साधन के अंतर्गत अनिश्चित रूप में होते हैं। क्या होते हैं ये? अनिश्चित रूप में होते हैं। इनमें ना तो कोई औपचारिकताएं होती है और ना ही कोई नियम या व्यवस्था होती। वास्तव में ऐसी संस्थाएं समाज और व्यक्ति की कुछ जैविक और रक्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के विचारों से बनती हैं और कार्य करती हैं। शिक्षा के अनौपचारिक संसाधन में आ जाएगा परिवार, वर्ग, जाति और समुदाय। ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, और जो औपचारिक है उसमें विद्यालय और पुस्तकालय, व्यायाम, चर्च, ये सब आएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। औपचारिक, अनौपचारिक, ये रामबाण है, हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के किन्हीं 5 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा के 5 कार्यों के बारे में लिख दीजिएगा। पहला जो कार्य विकास का कार्य है, सामाजिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, सृजनात्मक कार्य है, चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य। तो ये हैं शिक्षा के 5 प्रमुख कार्य जिनको ध्यान रखना है। रामबाण प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न आ सकता है ऐसा कि शिक्षा के किन्हीं 5 उद्देश्यों के नाम बताइए।
ये उद्देश्य अभी तक आपने जो जाना था ना वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के थे, ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा के थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है ज्ञान का विकास, चौथा है व्यवसायिक उन्नति का उद्देश्य, चारित्रिक एवं नैतिक विकास आदि, ठीक है। तो ये हैं शिक्षा के 5 उद्देश्य, इनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विद्या का क्या अभिप्राय है, विद्या किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर लिखेंगे प्राचीन काल में शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या अथवा ज्ञान शब्द का प्रचलन था। आज आप लोग जो शिक्षा बोलते हैं ये पहले पुराने समय में विद्या और ज्ञान शब्द का प्रचलन था, एजुकेशन यानी शिक्षा के स्थान पे, ठीक है। समस्त प्राचीन ग्रंथ हमें यही बताते हैं कि विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विद्वान होना या ज्ञान प्राप्त करना। यह ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा विद्या की हो गई। अब शिक्षा की कोई 2 परिभाषा दीजिए, तो शिक्षा की कई सारे परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा विकास की प्रक्रिया। सिंपल सी बात है, शिक्षा जो है वो विकास यानी कि आपको बढ़ाने की प्रक्रिया है, और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति विकास करता है। विकास का तात्पर्य अनुभव द्वारा अपने व्यवहारों में संशोधन करना, ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा अनुभव के द्वारा व्यवहारों में संशोधन ही शिक्षा है। उसके बाद परिभाषा वन लाइनर में, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। और दार्शनिक एक प्लेटो विद्वान है, इन्होंने कहा कि शिक्षा शरीर और आत्मा की वह पूर्णता प्रदान करती है जिसके लिए वो योग्य है। उसके बाद रूसो ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों का स्वतंत्र विकास है, और सही शिक्षा तभी होती है जब बालक की प्रकृत शक्तियाँ एवं रुचियाँ कम से कम निर्देशन के साथ पूर्ण विकास का अवसर पाती हैं। तो ये हो गई परिभाषाएं, जो कि आपको जो भी बेटर लगे 3 से 4 बार उत्तर पढ़ लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। जो परिभाषा आपको अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। गुरु की अवधारणा या फिर प्राचीन काल में गुरु और शिष्य में संबंध बताइए। रामबाण प्रश्न है, आज तक छूटा ही नहीं और आएगा आपकी परीक्षा में, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था गुरु गृहों अथवा गुरुकुलों में होती थी, यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय में पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो गुरु होते थे वो गुरुकुल बच्चों को, यानी कि अपने शिष्यों को गुरुकुल ले जाते थे, वहीं पर उनकी पढ़ाई होती थी, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में विद्यालय आ गए हैं, स्कूल हो गए हैं, तो पहले गुरुकुलों में या फिर गुरुगृहों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। वे गुरुगृह या गुरुकुल गुरु के नाम से प्रचलित थे। इस समय गुरु को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था के अनुरूप मानव जीवन का मार्गदर्शन करने वाले गुरु ही होते थे। शिष्य यानी छात्र को सभी आवश्यकताएं गुरु द्वारा पूरी की जाती थी। जो भी छात्र की डिमांड है, जो भी आवश्यकता है, जो भी नीड है उसको, ठीक है, हर चीज़ की जो जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी, मतलब जो टीचर होते थे, जिनको आप लोग गुरु बोलते हैं, उनकी होती थी, ठीक है। गुरु शिष्य को प्रत्येक प्रकार का संरक्षण देता था। शिष्य के रहने सहने, वस्त्र, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा यानी कि बीमार है भोजन देना है, कपड़े लत्ता है, आपका भरण पोषण है आदि का पूर्ण जो उत्तरदायित्व था, जिम्मेदारी थी, वो गुरु का ही था। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह गुरु बड़े ही उदारता और तत्परता से करता था, और ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाता था एक गुरु, ठीक है, जो बच्चे की थी। क्लियर। आवश्यकता पड़ने पर गुरु शिष्य के रुग्ण होने पर उसकी वैसे सेवा करता था जैसे पिता अपने पुत्र की करता है, ठीक है। और इस प्रेम और सौहार्द को पाकर बालक अपने घर को ही भूल जाता था, क्योंकि उसको जो प्रेम है, जो भाव है, जो उसको मिलना चाहिए वो उसको गुरु से मिल रहा, तो वो अपने घर को एक क्षण के लिए भूल भी जाता है, ठीक है। जो शिष्य सारी आयु गुरुगृह में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और शिक्षा पाते हैं, उन्हें अंतेवासनी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी रामबाण प्रश्न, नोट कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है, ठीक है। तो मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ क्वेश्चन जो जो तैयार करना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए, ठीक है, प्राचीन शिक्षा की अवधारणा के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NAACC के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में। IQAC के बारे में भी पढ़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद DIET के बारे में पढ़ लेंगे, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर आप लोगों के समझ प्रस्तुत है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मंटेसरी स्कूल के बारे में भी कभी कदार आ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मंटेसरी जिसे भी आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। मंटेसरी जो विद्यालय है, स्कूल, उसके उद्देश्य क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वर्तमान की स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिए। प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताइए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या है ये भी बताइए, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक
ठीक है। शिक्षा का विकर्ण भी बता चुका हूँ। बेसिक जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, जो प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में आए हैं या फिर हमेशा रिपीट हुए हैं पिछले वर्षों में, उनको मैंने इसमें समाहित किया है। उसका प्रश्न भी है, उत्तर भी है। तो अगर आप इस PDF में जितने भी क्वेश्चन और उसके उत्तर दिए गए हैं अगर सभी तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे खासे 40-50 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर की, तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप ग्रुप से जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें एजुकेशन महासंग्राम PDF चाहिए, तो हम आपको पूरी PDF सेंड कर देंगे। तो तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।